जो आज का है, जिसका थीम है, अम्ब्रेला थीम जो है मीडिया, सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम। हम सभी ने अभी पिछले 2 दिनों से मीडिया के बारे में तो बहुत कुछ सुना है और आप सभी तो मीडिया कर्मी ही हो, इसलिए आप सभी तो जानते हो कि मीडिया की प्रमुख भूमिका रही है हमारे देश को इतना ऊंचा लाने के अंदर में। और साथ में ये भी हम सभी जानते हैं कि मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातों को हम जानते हुए भी कई बार हम कुछ फोर्स से या किसी वजह से हम अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका जो भी इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर तो पड़ता ही है। इसलिए आज का जो ये टॉपिक है सोशल मीडिया का, वो खास करके रखा गया है क्योंकि सोशल मीडिया सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीडिया कर्मी है या नहीं है उसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इसीलिए उसके अंदर में हम सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर हमारे सेशन के जो भी महानुभाव है, स्पीकर्स है, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ब्रदर वाई बाबजी हैदराबाद से आप आए हैं, एडिटर इन पब्लिक रिलेशंस वॉइस। आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिस्टर बी के अनीता जी को, जो कोर कमेटी मेंबर है मीडिया विंग के इंदौर से आप पधारे हैं। साथ में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ प्रोफेसर सृष्टि दीक्षित, जेएमसी असिस्टेंट प्रोफेसर इंदौर से आप पधारे हैं। प्रोफेसर ओंकार चंद, एसोसिएट एडिटर वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन शांतिवन के हैं। ब्रदर बी के निकुंज जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग मुंबई। एंड डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, हम सभी भी करताल ध्वनि से आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी है, दिल्ली से आप पधारे हैं। डॉक्टर वैशाली कपूर, डॉक्टर वैशाली कपूर, एसोसिएट प्रोफेसर जेएमसी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से आप पधारे हैं। ब्रदर संदीप आरवी कसलकर, एडिटर इन चीफ क्या न्यूज़ मुंबई से आप पधारे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होकर के स्थान ग्रहण करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे, शांति में बैठेंगे और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना
पीछे जो बैठे हुए हैं, दूर दूर तक बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है वे भी आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे बहुत ही नज़दीक से हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा। हमारे सभी वक्ताओं को एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हमारे पास में जो भी टाइम मिला हुआ है आपको बोलने के लिए, आप थोड़ा सा उसका ध्यान रख करके बोलेंगे। जैसे ही आपका समय समाप्त होगा, 1 घंटी बजेगी, उसके बाद में 1 या 2 मिनट लेकर के आप अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे, जिससे हम टाइम पर अपना प्रोग्राम जो भी है वो समाप्त कर सकें। अभी मैं बहनों को आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर के बेजिस बुके के द्वारा और अंग वस्त्र के देकर के सभी को सम्मानित करेंगे। हमारे चेयरपर्सन जी भाई बाबू जी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई, सृष्टि दीक्षित जी और प्रोफेसर ओंकार चंद जी, अभी हमारे जो कार्यक्रम के शुरू कर रहे हैं, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रोफेसर सृष्टि दीक्षित जी को, जो कि PIMR इंदौर के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में आप सेवाएं दे रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और अपने अनेक जो भी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स, उसमें असिस्टेंट प्रोड्यूसर, सीनियर कॉपीराइटर के रूप में कार्य संभाला हुआ है। इंदौर के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत हैं। अनेक न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के अंदर में आपने कई स्टोरीज़ और आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और आपको पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में भोपाल चैप्टर द्वारा उदिता सम्मान से भी नवाजा गया है। ऐसे सुश्री व्यक्तित्व आपका है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपके आकर के अपना विचार प्रस्तुत करें। सुश्री सृष्टि दीक्षित जी। धन्यवाद सर। मंचासीन सभी अतिथियों को, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स के सभी भाइयों और बहनों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और नमन। मेरा टॉपिक जो है आज वो है सोशल मीडिया के ऊपर। शुरू करने से पहले, अपने विचारों को आप तक पहुँचाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी। आज सुबह से अभी तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या फिर लिंक्डइन का उपयोग किया है? अगर आप मुझे बस एक बार हाथ ऊपर करके बता दें तो। लगभग 80% ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद इस समय जिन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया है सुबह से लेकर अभी तक।
अगर मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊं तो सोशल मीडिया आज के समय में हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी शुरुआत सबसे पहले भगवान को याद करने के बाद अपना फ़ोन उठाकर हमारे रात से लेकर अभी तक के हुए सारी चीज़ों को देखने में होती है कि क्या हुआ सुबह से, दुनिया में क्या अपडेट चल रहे हैं। हम आजकल के समय में न्यूज़ भी सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, किसने किस जगह पर अवार्ड जीते, किस जगह पर कौन सी जंग हो रही है, इस चीज़ को भी हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोशल मीडिया है क्या। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो दो शब्द हैं, एक सोशल और दूसरा मीडिया। मीडिया जैसा कि हम सब जानते हैं एक माध्यम है अपनी बातों को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से साझा करने का। और सोशल का अर्थ होता है सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ। तो सोशल मीडिया का अगर मतलब समझा जाए तो सोशल मीडिया होता है एक ऐसा साधन जिसमें इंटरनेट का यूज़ करके हम अपने विचारों को, सूचनाओं को समाज तक पहुंचाते हैं। इसमें जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में आप सबसे एक सवाल किया था, 80% लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया था और मैंने खुद ने सुबह से बहुत बार व्हाट्सएप यूज़ किया है। इवन मेरे घर पे अपडेट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैंने खुद व्हाट्सएप यूज़ किया है। मैंने एक बार इंस्टाग्राम चेक किया था। ये सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी हैं, तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ यहाँ जो मैं खड़े होकर बोल रही हूँ। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होती है उसके अच्छे पहलू और एक होते हैं उसके बुरे पहलू। तो आज मैं, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, तो उसी से मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने विचार आप लोगों तक रखना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया हम लोगों को, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमें कैसे समाज से जोड़ता है। अगर बहुत दूर ना जाके मैं मेरे घर का ही उदाहरण लूँ तो मेरी जो मम्मा हैं वो अपनी न जाने कितनी पुरानी स्कूल की सहेलियों से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। उनको पता है कि किस तरीके से उनके घर में क्या चल रहा है, उनसे वो बात कर सकती हैं हर दिन। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से अपने आप को देखती हूँ, मैं भी अपने बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड्स से जुड़ी हुई हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर जब आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आई हुई हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। उनको मेरी पल पल की खबर है कि मैं कब कहाँ हूँ। हम लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हर चीज़ करते हैं, लेकिन क्या सच में सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना लोगों के, दुनिया के करीब आए हैं, क्या हम सच में उतने करीब हैं? सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि हम अपने को खो चुके हैं इस दुनिया से जुड़ने के कारण। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के पूरे परिवार के साथ खाना खा के एक स्टेटस अपडेट कर देती हूँ कि हम सब साथ में हैं और बिना परिवार के खाना कैसे होता है। लेकिन शायद मुझे ही ना पता हो कि मेरे परिवार के किस सदस्य को क्या खाना पसंद है। लेकिन दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में मैं एक हैप्पी फैमिली का उदाहरण हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वो स्टेटस अपडेट है लोगों को दिखाने के लिए। मैं अपने आप को भूलती जा रही हूँ, मैं अपने साथ वालों को भूलती जा रही हूँ, लेकिन मैं किससे जुड़ी हुई हूँ? मैं दुनिया से, मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। तो जितना सोशल मीडिया ने हमें समाज से जोड़ा है, दुनिया से जोड़ा है, उतना ही हमें खुद से और अपनों से दूर कर दिया है। इसी पे आगे और चर्चा करते हुए मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी का है, वो है एजुकेशन। पढ़ाई कोरोना के बाद से सोशल मीडिया एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गया था और सबसे सरल साधन बन गया था बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचाने का। कोरोना के समय में क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, जूम मीटिंग्स के थ्रू हो रही थी। इवन अभी भी मैं क्योंकि पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को सॉफ्ट कॉपी में ही नोट शेयर करती हूँ। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ड्राइव पर अपलोड करके उनको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, उनके ग्रुप्स पर, ऑफिशियल ग्रुप्स पर। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं। मैं हाल ही में एक रिसर्च पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि हमें छोटा कंटेंट देखने की आदत है रील्स के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, इस कारण से विद्यार्थियों की
फोकस करने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आई है। सच भी है, हम लोग घंटों घंटों तक, अगर एक बार हम लोगों ने इंस्टाग्राम खोला या यूट्यूब खोला, हम लोग घंटों तक उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। एक के बाद एक हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको देखते जाते हैं। एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है समय। सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज़ समय, हम उसको ख़राब कर देते हैं। वही समय शायद हो सकता था कि हम किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ में भी लगा सकते थे। हो सकता था उतनी देर में मैं कोई और काम कर लेती जितनी देर मैंने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके बिताया है। और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि कंटेंट क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का है या कुछ 50 सेकंड का कंटेंट मैं डेली देख रही हूँ, तो मेरे माइंड ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है, अपने आप को ढाल लिया है मेरे माइंड ने, कि अब मुझे वो छोटा कंटेंट देखने की ही आदत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर किसी और कंटेंट को पढूं या फिर कोई बड़ी मूवी देखने बैठूं तो मैं नहीं देख सकती हूँ उसको, जबकि मूवी तो एक एंटरटेनमेंट का ही साधन है। चलिए, पढ़ने में मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लगता है बच्चों का या बाकी सारी चीज़ें, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी अगर बहुत लंबा कोई कंटेंट हो जाए तो मैं उसको नहीं ग्रैस्प कर पाऊँगी, या मेरा इंटरेस्ट कुछ 5 से 7 मिनट बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट बाद उस चीज़ से हट जाएगा। इसी चीज़ को उस रिसर्च पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था कि सोशल मीडिया जितना ज़्यादा हमें नटशेल में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें बता रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, हमें मुश्किल से 3 से 4 शब्दों में सारी खबरें, सेंटेंसेस में सारी खबरें मिल जाती हैं हर एक चीज़ के हर एक पहलू के बारे में। मैं बस थोड़े से और शब्दों के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। मैं बात करूँगी जॉब को लेकर, क्योंकि जॉब भी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है, चाहे वो बिज़नेस को प्रमोट करने को लेकर हो, कम संसाधनों में हम बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरा हमारी कमाई का साधन बन चुका है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बहुत आसानी से कमा सकते हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका काम बहुत आसान है, उनको भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना मेहनत से वो कंटेंट उन्हें बनाना है जो कि लोगों को पसंद आए, जो कि लोगों को इंगेज करे। लेकिन उसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया के उस कंटेंट के कारण बहुत सारे लोगों में डिससेटिस्फैक्शन आया है। एक रिसर्च ऐसा कहती है कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में ये देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जबकि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इतनी सारी बड़ी ऑडियंस से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब रिसर्च कह रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात को इसी बात से ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे हर सिक्के के एक पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ की एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पार्ट को चुनेंगे, अच्छाई को या बुराई को। सोशल मीडिया एक लिमिट तक बहुत उपयोगी है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो अगर वो अति में पहुँच जाए तो हमें अपने जीवन में भी नकारात्मकता देखने को मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि दीक्षित जी, आपका। बहुत ही चंद शब्दों में आपने बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एजुकेशन फील्ड और अन्य फील्ड के अंदर में क्या क्या होती है वो आपने बताई। मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे दूसरे जो वक्ता है प्रोफेसर ओंकार चंद जी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने बीटेक किया है और एमटेक भी किया हुआ है, इंजीनियर है बेसिकली आप, और कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में भी आपने कार्य किया है। आप पीस ऑफ माइंड टीवी, लिविंग इंडिया टीवी, अनेक ऐसे टीवी जो चैनल्स है उसके अंदर में आपके अनेक एपिसोड्स प्रसारित हुए हैं।
अनेक टीवी डॉक्यूमेंट्री जो भी है उसमें भी आपका निर्देशन रहा हुआ है और कई राष्ट्रीय अभियानों में आपने भाग भी लिया हुआ है। भारत के विभिन्न शहरों में कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर में आपने अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स भी प्रस्तुत किए हुए अलग अलग विषय पर, हार्मनी इन रिलेशनशिप, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस और ऐसे अनेक वो हैं। तो अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपके विचार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर ओमकार चंद जी। अरे पीछे रखो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित अतिथि और सभा में मौजूद आप सभी अति सम्मानित पत्रकार गण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित किया है। आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों में और उसमें भी पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया ने हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में, कैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टोटली हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। आज के युग में हम सोशल मीडिया के बिना जी सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इतने बेनिफिट्स सोशल मीडिया के कारण हुए हैं, कितनी एजुकेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट करना है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी उसके बारे में ABC आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया में मिल सकती है। घर बैठे आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, फ्री में एंटरटेनमेंट ले सकते हैं और दुनिया में अपने ओल्ड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी वो जियोग्राफिकली हमसे दूर हैं, उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। आपने हुए भी होंगे अपने पुराने दोस्त, कॉलेज के, स्कूल के, आप सोशल मीडिया के द्वारा उनसे जुड़े होंगे। अच्छी बात है कि हम उन सभी लोगों से जुड़ पा रहे हैं जिन्हें हम भूल गए थे। लेकिन मेरे से पहले भी प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि हम दुनिया से तो कनेक्ट हुए, लेकिन क्या अपने से कनेक्ट होना कहीं भूल तो नहीं गए? हम दुनिया को तो याद कर रहे हैं, अपने को भूल गए हैं, अपने से मिलना भूल गए हैं। दुनिया से मुलाकात करना चाहते हैं, दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, पर अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली, वर्चुअल वर्ल्ड। रियल लाइफ में हम उतने ही लोनलीनेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें अकेलेपन का अनुभव हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, उसके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आज सोचना ज़रूरी है। सबसे पहले बात जो सोशल मीडिया से आज एक नेगेटिविटी फैल रही है, हम सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, हेटर्ड फैलाई जाती है। लोग अपना एजेंडा सेट करके हमें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं और मिसलीड करते हैं। कन्फ्यूजन्स, र्यूमर्स और भ्रमित करने वाली चीज़ें सोसाइटी में फैलाई जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि चीज़ों को हमें तोड़ मरोड़ करके असलियत कुछ और होती है, बता कुछ और दी जाती है और हम उस पर बड़ी आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो नहीं स्प्रेड करनी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए, उनको भी फैला देते हैं। एडिटिंग का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज दुनिया है, तो लोग बड़ी आसानी से हमारे फ़ोटो वीडियो एडिट करके हमें बदनाम भी कर सकते हैं,
हमारे लिए गलत माहौल बनाया जा सकता है, किसी के लिए भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा पीछे एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आ रहा था, हमने देखा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। बाद में पता चला वो AI से एडिट बनाया गया था, जिसमें हमारे PM साहब लेडीज़ गरबा कर रही थी और उनके बीच में अकेले ही गरबा कर रहे थे। मैं कहा ऐसा तो होता नहीं, लेकिन लोगों ने इतनी चालाकी से बनाया था पता ही नहीं चलता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी, साइबर क्राइम कितने बढ़ गए। आज आदमी को डर लगता है कि मेरे पैसे कहीं ऑनलाइन गायब ही ना हो जाएं, कहीं मैं भी धोखाधड़ी और ठगी का शिकार ना हो जाऊं। पुलिस वाले भी हो जाते हैं, IAS ऑफिसर हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने, जो ये स्कैमर्स हैं कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे भी सोचना चाहिए। और चौथी चीज़ जो इसके हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है कि हम कितने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आज कोई काम करने बैठते हैं तो काम करने के बजाय, वहाँ फोकस करने के बजाय हमारा ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाता है। बार बार हम देखते रहते हैं कि क्या कहीं मिस तो नहीं हो गया। फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कि कहीं मेरे पीछे से कहीं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना हो गई हो जो मैंने नहीं देखी हो। इतनी न्यूज़, इतनी इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है कि हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए कि वी हैव बिकम टुडे एडिक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आप भी अपने से पूछें कि कहीं मैं सोशल मीडिया का लत मेरे को तो नहीं लग गई। और ये लत उतनी ही नुकसानदायक है जितना किसी भी दूसरी एडिक्शन, नशे की लत है। और इस एडिक्शन की वजह से हमें बेचैनी फील होती है। जब तक देख ना लें तब तक लगता है कि कुछ मिस हो रहा है बार बार, और उस पर इतने डिपेंडेंट। वो कहते हैं जब आप सोशल मीडिया पे लाइक देखते हैं, व्यूज देखते हैं, कितने शेयर हुए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, तो आपकी ब्रेन से डोपामाइन निकलता है और आपको फील गुड फैक्टर आपका काम करने लगता है, आपको अच्छा फील होने लगता है, जिसकी वजह से आप बार बार आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि देखूं और देखूं। रात को सोए सोए भी देखते हैं कि क्या हुआ, कितने लोगों ने मेरी तारीफ की, मेरे लिए क्या कहा। और उसमें ये भी है कि हमारा सेल्फ एस्टीम भी कई बार लो हो जाता है जब व्यूज नहीं मिलते, जब और चीज़ें नहीं मिलती, लोग लाइक नहीं करते हमें, तो हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन की वजह से हम अपना सेल्फ एस्टीम भी लो कर बैठते हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा सिम्टम है, अगर आप एडिक्ट हुए हैं या नहीं, कि आप ये जानते हुए भी कि सोशल मीडिया का टू मच यूज हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम सोशल मीडिया को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप मोबाइल में कभी कैलकुलेट करना, आजकल सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अंदर ही पता चल जाएगा कि आपने दिन में कितना टाइम किसको यूज़ किया। तो ये हालत हमारी हो गई है, बेचैन फील करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा टाइम, जो टाइम हमारे लिए सबसे प्रेशियस है, वो हम किल कर रहे हैं। किसमें? दूसरों को जानने में, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहें पर चिंतन में, पर दर्शन में, कि दूसरा क्या कर रहा है। और बिना अपने को जाने, बिना अपने से मिले, केवल दूसरों के बारे में सोचते रहना, तो कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन और पर चिंतन विनाश का कारण बनता है। सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अपने लिए अगर हम सोचें तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो लोनलीनेस आज आ रही है वो भी कम होगी। और मैंने ये भी देखा कि फिजिकल हेल्थ पे भी इसका इतना इफेक्ट आ रहा है। लोगों को स्लीप प्रॉब्लम आ रही है, सारी रात स्ट्रगल करते रहते हैं स्लीप के साथ, नींद नहीं आती, और फिर वो सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल ही यूज़ कर लेते हैं, कुछ और देखने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं तो हमारा ब्रेन और एक्टिव हो जाता है, फिर नींद नहीं आती। उसकी वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम और कितनी प्रॉब्लम आ रही हैं, नेक और स्पाइन की पेन स्टार्ट हो गई है। और रिसर्च ये भी कह रही है कि डायबिटीज़ और हार्ट के जो इश्यूज हैं वो भी इसके कारण बढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, मेमोरी कम होती जा रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप,
हम कितना टाइम असली लाइफ के जो रिलेशंस हैं उनको देने के बजाय उनको दे रहे हैं जो टोटली वर्चुअल हैं, जो हमारे कहीं काम नहीं आने वाले। एक्चुअल में सोशल मीडिया बना था इसलिए ताकि हम लोगों के साथ सोशली कनेक्ट रह सकें, ज़रूरत के टाइम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हम देखें कि ये सोशल मीडिया कहीं विकास करने के बजाय हमारे विनाश का कारण तो नहीं बन रहा, कहीं ये हमारे लिए भस्मासुर तो नहीं बन रहा। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में हम जाना तो जानते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ जाना है वो पता है, पर बाहर निकलना नहीं आता। अर्जुन की तरह बनना है कि चक्रव्यूह में गए भी और अपना काम किया भी, जितना चाहिए उतना यूज किया, तुरंत बाहर आ गए। नहीं तो वहाँ तो ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया से जुड़ते रहो 24 घंटे भी हमारे लिए कम हैं। और अपने आप से पूछें, सोशल मीडिया हमारे लिए है या हम सोशल मीडिया के लिए हैं? हम मालिक हैं या सोशल मीडिया मालिक है? अगर मालिक बन के इसे यूज करेंगे तो ये कंट्रोलिंग पावर के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो ये हमारे लिए भस्मासुर भी बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। धन्यवाद प्रोफेसर ओंकार चंद जी। बहुत ही चंद शब्दों में आपने भी बहुत ही इसका जिस्ट निकाल करके हमको दिया कि सोशल मीडिया रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, फेक न्यूज़ भी बहुत ही आते हैं उसमें, और बचने के उपाय भी आपने बताए। अगेन थैंक्स आपका। मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूँ ब्रह्मा कुमार निकुंज जी, जो कि बहुत ही छोटी आयु में इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में जुड़े हुए थे आप, और आपने भारत का पहला आध्यात्मिक चैनल जो संस्कार है उसको निर्माण करने में भी आपका बहुत योगदान रहा। ब्रह्मा कुमारी इसकी पहली इंटरनेट वेबसाइट और सेवा ब्लॉग को भी निर्माण करने में आपका बहुत ही योगदान अच्छा सा रहा। आप कॉलमनिस्ट हैं तो आपके द्वारा 7000 से भी ज़्यादा कॉलम देश के और विदेश के प्रमुख अखबारों में प्रसारित हुए हैं, और आपको 2018 में वर्ल्ड पीस मैसेंजर के रूप में आपको अवार्ड प्रदान किया गया है। और ब्रह्मा कुमारीज की जो ICC है उसमें देश विदेश के बीच में आपका एक ब्रिज बन करके आप बहुत सी सुंदर सी सेवाएं दे रहे हैं। आप अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के रूप में आप कार्यरत हैं, मुंबई से आप पधारे हैं। ओम शांति। कैसा लग रहा है? अरे सिखाया था ना पहले दिन, एक साथ बोलो। नहीं आवाज़ नहीं आया, एक साथ बोलो। हुआ बरोबर। तो हमारे पूर्व 2 वक्ताओं ने तो काफ़ी कुछ बता दिया है। तो ये जो सोशल मीडिया शब्द जब कानों में पड़ता है तो मिश्र प्रतिक्रिया सभी के मन में आती है। कोई व्हाट्सएप के बारे में सोचता है, कोई क्या ये ऐसा यही है ना, ऐसा ही होता है ना। पर संक्षिप्त में चूंकि समय की सीमा है, 3 बिंदुओं पर कुछ आपके समक्ष विचार रखना चाहता हूँ। एक तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ये जो मीडिया का एक प्रकार है, ये सचमुच इसका एक जादुई असर है, मैजिकल चीज़ है ये। तो इसके जिसको हम कहते हैं 3 C's ऑफ सोशल मीडिया, इसके आने के पश्चात एक तो कनेक्शन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये काफ़ी सहज हो गया।
हर कोई एक दूसरे से इजीली कनेक्शन कर पाता था। पहले वो ट्रंक कॉल करना पड़ता था, और बीच में ऑपरेटर आएगी, कोई है इधर ट्रंक कॉल किसी ने किया आज तक, हाथ खड़ा करो, और वो बीच में पूछेगी चालू रखना है क्या 1 मिनट के बाद। ये सब इजी हो गया, अभी एक आपने कर दिया, चलो कनेक्शन इजी हो गया। कम्युनिकेशन, आज बुजुर्ग जो है वो भी कहाँ बैठे हैं, विश्व के किसी भी कोने में, अपने पोते पोती का शक्ल देखना है वीडियो कॉल करके देख लेते हैं। या घर में कोई बुजुर्ग अकेले बच्चे को अकेला छोड़ के जाते हैं तो डायरेक्ट कैमरे के माध्यम से चेक करते हैं बच्चा बरोबर है और मेड बरोबर ध्यान रखती है। तो कनेक्शन भी अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन भी गया। तीसरा जो है कोलैबोरेशन, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। कल हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु मेरा इंटरव्यू करने आए थे शाम को, उन्होंने ये विषय पे मेरे से बात की। तो मैंने कहा देखिए, हमारे बहुत सारे दूर दराज के गांव में हमारे जैसे बुनकर, साड़ी बनाने वाले, या कई हमारे पॉटरी, ये जो पॉट का काम करते, एक उत्तर प्रदेश में सहारनपुर करके जगह है, कार्विंग वाला फर्नीचर बनाते, इन लोगों के लिए एक जैसे पूरा विश्व मार्केट बन गया। यह आज अपना सामान सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी दिखा सकते, बेच सकते। कोलैबोरेशन फायदेमंद। तो ये 3 C's अच्छी चीज़ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई इसकी खराबी है, नेगेटिव है या जो भी, परंतु मैं कहूँगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यदि कुछ है तो वो है टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेररिज्म। इसका यूज़ आज आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो हो रहा है वो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी के लोग तो जो भी करते हैं, परंतु हम स्वयं, क्या हम ऐसा कोई चीज़ कर रहे हैं कि जिससे आतंक फैल रहा हो? आतंक केवल वो नहीं होता है किसी ने एक दूसरे पे बम गिरा दिया, बंदूक चला दी। अरे भाई आजकल वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इमोजी, किसी को आपने ऐसा गुस्से वाला भी भेज दिया तो भी उसको दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सामने वाला मेरे से नाराज हो गया। ये भी एक प्रकार का सॉफ्ट टेररिज्म ही है। हम एक दूसरे को कुछ कुछ भी लिख करके भेज करके जैसे आतंक फैला रहे, डर फैला रहे, एंग्जाइटी बढ़ा रहे हैं। तो ये हम न करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया में हम देखते हैं आजकल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स चल पड़े हैं। देखो, सब कुछ देखो, सुनो, परंतु 2 शब्द आपको बताता हूँ। एक है इन्फ्लुएंस होना और एक है इंस्पायर होना। ध्यान से सुनो, दोनों में फ़र्क है। एक है प्रभावित होना और दूसरा है प्रेरित होना। आप किसी से प्रभावित हो जाएंगे तो आप उसके जैसा नकल करना शुरू कर लेंगे, उसके जैसी आपकी हाव भाव चलन शुरू हो जाएगी। आप किसी से प्रेरित हो जाएंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा जो है वो एक नेचुरली उभर कर बाहर आएगी और आपकी क्रिएटिविटी से आप कुछ नया करोगे। सब कुछ देखो, इन्फ्लुएंस हो जाओ, पर ऐसे नहीं अंधा इन्फ्लुएंस जो आप इंस्पायर होने से वंचित हो जाओ। तो देखो, पर इंस्पायर हो कि अपनी क्रिएटिविटी से बाहर उभरो। और लास्ट में यही कहूँगा, जो प्रोफेसर साहब ने कहा, देखिए मेरे को क्या करना क्या नहीं करना ये मेरी मर्जी की बात है, कोई मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। तो हमें कुछ दिल है तब हम कुछ किसी को फॉरवर्ड करते या कुछ दिखाते। तो इसीलिए पिछले साल इस विषय में हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात कही थी, प्रोफेसर संजय जी, बरोबर ना? तो जो गांधी जी का है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। प्रोफेसर साहब ने बोला, भाई आप प्रतिज्ञा करो, ना मैं बुरा मैसेज देखूंगा ना बुरा फॉरवर्ड करूंगा। ये एक धारणा कर लीजिए, तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें कोई खराबी नहीं, बशर्ते सब कुछ संयमित होकर के अगर यूज़ किया जाए। जैसे शक्कर, सारा दिन शक्कर खाएंगे तकलीफ हो जाएगी, तो लिमिट में, ठीक है? तो सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, लिमिट में करिए तो सब अच्छा ही है। ओके, ओम शांति।
थैंक यू निकुंज भाई जी, आपका बहुत ही अच्छी रीति से आपने भी यही कहा कि मीडिया तो, सोशल मीडिया तो अच्छा ही है, लेकिन हम अभी इतना एडिक्ट हो गए हैं, इसलिए देख करके थोड़ा सा संभल करके उसका यूज़ करना है। मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूँ, हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन जी बैठे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। 1982 में आप जब संपर्क में आए तभी आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के रूप में कार्य करते थे, फिर आपने 41 साल से पूरा ही अपना जीवन है इसी ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। जो हमारे मीडिया विंग के एक्स चेयरपर्सन जो लेट ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में रह करके वहाँ की इंदौर की और सारे ही मीडिया विंग की बहुत ही सुंदर सेवाएं आपने की हुई हैं। वर्तमान समय में इंदौर जोन के क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसके प्रभारी के रूप में, जोनल इंचार्ज के रूप में आप कार्यरत है, और ब्रह्मा कुमारी के मीडिया विंग की जो कोर कमेटी मेंबर के रूप में भी आप कार्यरत है। तो हम सुनेंगे आपके व्यूज़। ब्रह्मा कुमारी अनीता जी। ओम शांति। सम्मानीय मंच, सभा में बैठे मीडिया के बहुत ही प्रबुद्ध जन, अलग अलग स्थानों से पधारे हमारे भाइयों और बहनों, बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा रखी गई है। हमारा जो टोटल थीम है इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज, मीडिया की भूमिका। और अभी इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं, आप सभी इससे चिर परिचित हैं। कोई भी आज ऐसा इंसान नहीं होगा जो मोबाइल का, सोशल मीडिया का यूज नहीं करता होगा। एक समय था जब कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अभी रोटी, कपड़ा, मकान के भी पहले मोबाइल ये जीवन की आवश्यकता है। और इसके सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कोई भी साधन बनता है सुविधाओं के लिए बनता है, हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए साधन बनते हैं। निश्चित सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव हैं। हम आज भी सोशल मीडिया का उपयोग किस किस प्रकार से करते हैं, हमारी संस्थान के अंदर में भी सबसे बड़ा जो हम उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, आज हम अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू मुख्यालय में बैठे हैं और यहाँ जो परमात्मा अवतरण का कार्य चल रहा है, हम अपने घर में बैठ करके वो परमात्मा अवतरण को देखते, परमात्मा से मिलन मनाते हैं। यहाँ सुनाए जाने वाले ईश्वरीय महावाक्यों को हम घर में बैठ करके दिन में जितने बार भी हम उसको सुनना चाहें सुन सकते हैं। यहाँ मेडिटेशन चल रहा है, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सब सोशल मीडिया के द्वारा ही। और जैसे कि बताया, संसार के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी इंसान से हम मिल सकते हैं, किसी के विचारों को हम सुन सकते हैं, किसी से हम बातचीत भी कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसके फायदे तो अनंत हैं, लेकिन जैसे बताया नुकसान इतना है कि आज बच्चा जैसे ही होश संभालता है
माता पिता स्वयं व्यस्त होने के कारण बच्चों को खिलौने के रूप में हाथ में मोबाइल ही देते हैं। हमारी माताएं बहनें घर में काम कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, उसको बच्चा थोड़ा भी डिस्टर्ब करेगा तो चुप कराने के लिए मोबाइल दे देंगे, और वो बच्चा मोबाइल यूज करते 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 2 साल 3 साल का बच्चा वो क्या से क्या मोबाइल के अंदर सीख जाता है। अभी लेटेस्ट हम आ रहे थे यहाँ के लिए, ट्रेन में 3.5-4 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल लिए हुए, और वो बच्चा बड़े ध्यान से मोबाइल को देखता और इतनी भयानक आंखें करता, कुछ आवाज़ निकालता, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है। तो जिज्ञासावश उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, मुख से बताने के बदले एक्शन करके भूत भूत भूत। फिर उसने बच्चे ने दिखाया कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें बहुत भयानक चेहरे वाला भूत है। तो वो बच्चा वो मोबाइल देखता जाता और वो प्रैक्टिस करता जाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आज सोशल मीडिया, उसके इतने लाभ होने के बाद भी हम क्या उपयोग कर रहे हैं? आज बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं? बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, आज की युवा पीढ़ी भटक चुकी है पूरी तरह से। जो 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जो सोशल मीडिया के ऊपर बिताएंगे, उनका भविष्य आखिर क्या होगा? हमारी ही इंदौर शहर के अंदर कुछ महीने पहले एक 14 साल की बच्ची, वो कई महीनों से कुछ ऐसा देखती थी, ऐसा गेम खेलती थी कि खेलते खेलते उनके मन में क्या विचार आया, क्या हुआ, वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। और जब बच्चे का स्कूल स्टार्ट हुआ, पापा जी स्कूल के लिए बस के पास छोड़ करके आए और निश्चिंत हो गए कि बेटी तो हमारी स्कूल गई है। लेकिन 1 घंटे के बाद मैसेज आया कि बेटी छत से गिर गई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। सर्च करने के बाद पता चला कि वो बच्ची कुछ गेम ऐसा देखती थी और अंदर अंदर सोच सोच करके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट में थे। तो आज ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हम देख रहे हैं कहाँ तक लोगों को ले जा रहा है, किस गर्त में ले जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता है, ये साधन मात्र है, लेकिन इस साधन को उपयोग करने वाले तो हम चैतन्य इंसान हैं, हम मनुष्य आत्माएं हैं। तो हमको अपने आप का नियंत्रण करना है, मन का नियंत्रण करना है। स्वनियंत्रण होगा तो जितनी मात्रा में हम देखना चाहें, जितना यूज करना चाहें, उतना ही हम उसको यूज करेंगे। और मन को नियंत्रण करने के लिए एकमात्र उपाय है आध्यात्मिकता, जो इस पूरे प्रोग्राम की थीम है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। निर्णय शक्ति हमारी बढ़ जाती है कि क्या उपयोग करना है और क्या नहीं करना है। तो भाइयों और बहनों, आप इस सुंदर आध्यात्मिक संस्थान में आप आए हैं। आप, ये मीडिया की ही बात नहीं है, लेकिन पूरे समाज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आप का सशक्तिकरण करें और स्व सशक्तिकरण से एक स्वस्थ और सुखी समाज बनाएं। तो राजयोग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान, इसी का नाम है। अपने वर्तमान संस्कारों से हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, दैवी संस्कार, बिगड़े हुए संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कारों की ओर ले जाने की ये यात्रा है। तो आप ऐसी विधा सीख करके जाएं, ऐसी टेक्निक सीख करके जाएं कि हम अपने आप को नियंत्रण कर सकें,
आप खुद आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में भी आप उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकेंगे, पॉजिटिविटी का यूज कर सकेंगे। तो आज आवश्यकता है जितना संचार क्रांति में उन्नति होती जा रही है, संचार क्रांति के साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति की, इसी से समाज का परिवर्तन होगा। और जिस लक्ष्य से हमने ये प्रोग्राम रखा है, कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। तो आप सभी को धन्यवाद। तो ऐसी हम कुछ न कुछ सुंदर बातें सीख करके जाएं, अपने आप का परिवर्तन करके जाएं, तो आपके द्वारा अनेकानेक लोगों को ये संदेश मिलेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी, आपका बहुत ही सहज रूप में आपने अभी का जो समाज है उसमें खास करके छोटे छोटे बच्चों से लेकर के युवा तक जो मोबाइल का प्रभाव पड़ा है वो कैसे होता है और किस प्रकार से हम उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए आज के साइंस के ज़माने में, जहाँ पर हमारे मीडिया के अंदर में भी साइंस के बहुत सारे साधन प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कुछ साइलेंस या तो कहे कि आध्यात्मिकता का प्रयोग भी किस प्रकार से किया जाए, उसे भी आपने खास करके बहुत ही अच्छे रूप से प्रस्तुत किया। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉक्टर वैशाली कपूर जी को। आपने दूरदर्शन केंद्र जयपुर का और ऑल इंडिया रेडियो, भास्कर टीवी न्यूज़, उसके अंदर में आप एंकर के रूप में और रिपोर्टर के रूप में आपने कार्य किया हुआ है। और आपका बहुत ही बड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया और जेंडर एंड सोसाइटी, उसके अंदर में आपने बहुत सा रिसर्च किया हुआ है। रिसर्च पेपर्स भी आपके प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत सारा आपका इसी फील्ड में प्रदान रहा हुआ है। आप अभी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर में हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो आप अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर वैशाली कपूर। बस तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा, ये हटा दो। थैंक यू। मेरा नाम वैशाली कपूर है और मैं जयपुर से हूँ। सभी मंचासीन विषय विशेषज्ञों और ब्रह्म कुमारी जी को मैं नमस्कार करती हूँ। साथ ही कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और मीडिया एकेडमिशियंस हैं, सबको नमस्कार। बात की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है कि लेट्स स्वॉलो द डिफ़िकल्ट पिल फर्स्ट। सबसे पहले नकारात्मक पक्षों की बात कर लेते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे पास देखने में आ रही हैं। और जब इंटरनेट नया था तब साइबर क्राइम जैसा जो शब्द था वो इतना नया होता था कि लोगों को समझ नहीं आता था कि जब वो किसी घटना के शिकार हो जाते थे उनके साथ क्या हुआ है, वो समझ नहीं पाते थे। धीरे धीरे साइबर बुलिंग जैसा एक शब्द चलन में आया और बहुत से युवा मैं देख रही हूँ कि बहुत करियर की शुरुआत में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। साइबर बुलिंग एक ऐसा बड़ा अभिशाप बन के सामने आया कि जो टीनेजर्स थे और जो यंगस्टर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी जो उपस्थिति है उसमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना शुरू किया। इसके साथ ही एक नई टर्म है डिजिटल अरेस्ट। मैं नो कितने लोग जानते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में या सुन चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में, डिजिटल अरेस्ट। वेरी फ्यू पीपल। ये एक नया
क्राइम है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मीडिया में काम करने वाले हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को इसके बारे में जानकारी दे सकें। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी नई तकनीक है जिसके तरीके से, जिसके थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, वो डिजिटली किसी को अरेस्ट करके वीडियो कॉल के माध्यम से उसके बैंक खाते से बड़ी बड़ी राशि निकाल लेते हैं, चुरा लेते हैं, और इसका जब तक उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति जिसके साथ में ये अपराध हुआ है, उसे जब तक ये रियलाइज़ हो पाता है कि क्या हुआ, तब तक वो खाली हो चुका होता है, उसके साथ एक बहुत बड़ी चोट हो जाती है। और ये अपराध अभी तक पुलिस भी इसका जो समाधान है वो निकाल पाने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रही है। अब जैसा मैंने कहा कि हमने नकारात्मक पहलुओं की पहले बात की, इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक चिंतन की और हम ये बात कहते हैं कि सर्च विद इन, हर समस्या, हर दिक्कत, हर परेशानी का जवाब मनुष्य के अंदर ही छुपा है, उसी तरह से सोशल मीडिया के साथ ये जो समस्याएं हैं, डिजिटल अरेस्ट, साइबर बुलिंग जैसी, उनका समाधान भी वहीं छुपा है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अवेयरनेस पा सकते हैं। जागरूकता इसका एक बहुत बड़ा इलाज है। इन सभी समस्याओं पर बहुत सी जानकारी, बहुत सा कंटेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैंने खुद YouTube के एक वीडियो के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाना। बहुत से अखबार इसके बारे में जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे बहुत से कार्यक्रम आने लगे हैं, लेकिन मैंने YouTube के माध्यम से इसे जाना, और ये जानने के बाद मुझे लगा कि एक अभिभावक, एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं युवा बच्चे खास तौर से उन्हें भी इसके बारे में बताऊं, क्योंकि अब साइबर अपराध और जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो ये नहीं देखता है कि किसकी क्या उम्र है, वो एक धोखा किसी के भी साथ कर सकता है। जिस तरह से इसके समाधान सोशल मीडिया के वहीं छुपे हैं, सोशल मीडिया पर ही, सिर्फ जानकारी के जरिए ही नहीं, बल्कि इसने शिक्षा, व्यवसाय, सेहत, विज्ञान, मीडिया की क्रांति में बहुत योगदान दिया है। हम सभी मीडिया में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि इसके माध्यम से, इसके आने के बाद से लोगों ने सुंदर, सटीक और कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखा है। ट्विटर की क्रांति ने हमें बहुत कम शब्दों में सटीक रूप से अपनी जानकारी, अपनी सूचना को लोगों के साथ शेयर करना सिखाया है। इसके साथ ही हमारे पास बॉडी पॉजिटिविटी और मेंटल हेल्थ जैसे जो नए टर्म्स हैं, जिन पर अब बातचीत होना शुरू हुआ है। पहले कुछ समय तक समाज में इन्हें एक टैबू की तरह से देखा जाता था। कोई मेंटल हेल्थ पर बात करना और उसके इलाज के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है, पसंद ही नहीं करते थे। अब सोशल मीडिया पर बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस पर बात करना शुरू किया है। हम ना सिर्फ अपने बाहरी रूप को, बल्कि अपने आंतरिक रूप और अपने आंतरिक स्वास्थ्य को भी बेटर करने में और सही करने में लगे हुए हैं। बॉडी पॉजिटिविटी, अपने शरीर को, अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को, अपने रूप को, जिस रूप में हमें भगवान ने उस रूप से नवाजा है, उसे उसी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना हमें सोशल मीडिया सिखा रहा है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि एज अ वुमन मैंने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि छोटे छोटे व्यवसाय, महिलाएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी कढ़ाई करती हैं, बहुत अच्छा कोई और कला उन्हें जो आती है, वो कभी कभी वो सिर्फ उनके कमरों में, उनके संदूकों में दबी रह जाती थी। बहुत सुंदर कुछ कढ़ाई बनाई, बहुत सुंदर बुनाई करी, घर में एक मेजपोश सजा दिया, लेकिन उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। आज उस कला की वीडियो बनाकर लोगों को भी वो सिखा पा रही हैं, और साथ ही इसी कला के ज़रिए थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रही हैं। तो ये छोटे व्यवसायियों, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में सामने आया है। तो सिर्फ नकारात्मक पहलू ही नहीं है, बल्कि बहुत से सकारात्मक पहलू हैं जिनके बारे में आई थिंक हम सबको जानना चाहिए। किली पॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। किली पॉल को कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड्स। आई सी जस्ट फ्यू, वेरी फ्यू, 2-3 हाथ मैं देख रही हूँ उठ रहे हैं। किली पॉल एक तंजानियन आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बॉलीवुड के गीतों पे रील बनाना शुरू किया, और वो रील्स इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन दोनों को, वो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, और वो इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं।
वो प्रसिद्ध हो गए और फाइनली उन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय संस्कृति को, बॉलीवुड को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड से नवाजा गया है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं, सफलता की कहानियां हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा व्यक्ति किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करके स्टार बन सकता है, प्रसिद्धि पा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मीडिया विशेषज्ञों को ख़ास तौर से, हम सोशल मीडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इनफैक्ट बहुत सारे नए नए विचारों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया की मदद लेते रहें। तो इसका समझदारी भरा इस्तेमाल, इसमें छुपे अवसरों को पहचानना और इसके साथ ही वैकल्पिक मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया के माध्यम से कुछ छुपी हुई कहानियों को बाहर लाना, चाहे वो हमारा दूर समाज, रिमोट विलेजेस में रहने वाला समाज हो, चाहे वो कुछ साधनहीन लोग हों जिनकी संस्कृति को लोगों के सामने लाना हो। तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि मीडिया बहुत ही जागरूकता के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। तो आप सभी को आपके लिए, आपके इस करियर को चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई और मुझे लगता है कि आप समाज के लिए इसी तरह सकारात्मक योगदान करते रहें। ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया विंग और शांतनु जी की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही अच्छे मुद्दों पे ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बहुत से मीडिया एक्सपर्ट्स और एकेडमिशियंस को इस मंच पे लाया गया है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे इस मंच पे अपने विचार रखने के लिए, चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर वैशाली कपूर जी, आपका। बहुत ही सहज रीति से आपने अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को लेकर के। अभी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ ब्रदर संदीप आरवी कसलकर को। आप बहुत से सारे से जगह पर अपना कार्य कर रहे हैं। आप सीनियर कॉरेस्पोंडेंट एंकर के रूप में 3.0 टीवी, JK 24/7 ऐसे वेरियस चैनल्स में आप सीनियर कॉरेस्पोंडेंट एंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप एडिटर इन चीफ के रूप में न्याय रणभूमि वीकली जो न्यूज़पेपर है और भारत 24 जो टीवी चैनल है उसके अंदर में कार्यरत है। साथ में एडिटर इन चीफ भी आप कई जगह पर रहे हुए हैं। ब्यूरो चीफ के रूप में भी आपने कार्य किया हुआ है और आपका एक और भी पहलू है, सीनियर क्राइम न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में भी आपने कार्य किया हुआ है। बहुत सा आपका अभी कार्यक्षेत्र है। तो अभी आपका जो कार्यक्षेत्र है एडिटर इन चीफ क्या न्यूज़ मुंबई के, तो अभी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। ब्रदर संदीप आरवी कसलकर। आदरणीय मंच, ब्रह्म कुमारी के सभी भाइयों और बहनों और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम। समाज माध्यमों के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया आज के समय में ऐसा आयाम है जिसके बिना केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी बल्कि समाज, शिक्षा और यहाँ तक कि राजनीति भी अधूरी है। तो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दूर दराज गाँव की जो आवाज़ है वो शहरों में पहुंचाया है और यहाँ
हमारी ट्रेडिशनल मीडिया जहाँ पहुँच नहीं सकती, वहाँ पर सोशल मीडिया ने अपना अलग से स्पेस बनाया हुआ है। तो आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अपने स्मार्टफोन के साथ अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। इससे लोकतंत्र और भी अधिक सशक्त हुआ है, क्योंकि जनता की राय तुरंत सामने आ जाती है। समाज में बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना हो, आंदोलन की शुरुआत करनी हो, या किसी पीड़ित की मदद करनी हो, ऐसे अनेक पहलुओं पर सोशल मीडिया काम कर रहा है। अनेक पहलुओं पर सोशल मीडिया अपना अलग अलग स्पेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे सकारात्मक है, वैसे नकारात्मक भी है, क्योंकि ज़्यादा नकारात्मक नेगेटिविटी भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रही है। जैसे फेक न्यूज़ और अफवाह, सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में हम कंटेंट देखते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी सूचना गलत है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया में कदम रखा है, जिस तरह से उसकी क्रांति हुई है, इससे अगर आपने देखा रहेगा तो डीप फेक वीडियोस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब एक सामान्य फ़ोटो भी होगा, वो फ़ोटो के माध्यम से किसी भी प्रकार का वीडियो बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आप अत्यधिक निर्भरता सोशल मीडिया के ऊपर होती जा रही है, एक नशे की तरह हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रही है, स्क्रीन टाइम जो होती है वो बढ़ते जा रही है। इससे मानसिक स्थिति जो है, मानसिक स्थिति को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अभी मानसिक स्थिति को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आप देखोगे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, हम एक रील देखते हैं, वहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट रील देखते हैं, कुछ एक्सीडेंट की खबरें होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सामाजिक होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अतरंगी कुछ शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, और हम लोग कहीं पर डिसीज़न लेने में भी हमें कुछ दिक्कत आती है। डिसीज़न लेने में भी होती है कि हम एक पक्ष पे हम लोग खड़े नहीं रहते। इसका मतलब अपने मानसिक स्थिति इसकी आदी हो चुकी है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे एक देख रहे हो, कोई एक तरह की खबरें होती नहीं है, कुछ होती नहीं है, तो हमारे माइंड को भी वो आदत हो गई है। हम अगर आप सोचोगे कोई काम हाथ में ले लिया तो वो अधूरा रखते हैं, फिर दूसरा काम लेते हैं, वो भी अधूरा, फिर तीसरा काम लेते हैं। इसी तरह से ये सोशल मीडिया इस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसे बचने का एक तरीका ये है कि देखो, ये कोई कम नहीं हो सकता, ये कभी बंद नहीं हो सकता। तो इससे हम एक काम कर सकते हैं, हम मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। दिन का एक समय आप निकाल लो कि बाबा ये समय में मैं मेडिटेशन करूँगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, वॉटेवर, जब भी आपको समय मिले, एक 10-15 मिनट का समय निकालकर अगर आप मेडिटेशन करोगे, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ शांति से बैठना है, सांसों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है, दैट्स इट। आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे फोकस हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी है, और हम भी उसको कभी कभी हमसे भी शेयर हो जाता है कुछ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको मेडिटेशन के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अपनी गोपनीयता जो होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसका हनन कहीं पर होते हुए नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर हम लोग अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और ये जानकारी सीधा सोशल मीडिया के जो भी फेसबुक होगा, गूगल होगा, यूट्यूब होगा, वहाँ पर अपने जो फ़ोटोज़ है उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ते नहीं है, हम सीधा आई एक्सेप्ट, एग्री, ओके। तो इस तरह से हम हमारे पैरों पे हम कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं। इससे हम ऐसे फ़ोटोज़ न शेयर करें कि जिसके माध्यम से भविष्य में हमें तकलीफ हो। तो ये हमें देखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे डायमेंशंस है। अभी अगर इसका समाधान की अगर हम बात करें, इसका समाधान कैसे हो, तो जैसे देखिए, सोशल मीडिया में एआई मौजूद होने के कारण एक एल्गोरिदम सेट हुआ गया है, एक एल्गोरिदम सेट किया गया है। सोशल मीडिया और एआई एल्गोरिदम पे ही चल रहा है, सबको पता भी होगा। समझो मैं इंस्टाग्राम पर इंटरटेनमेंट की कोई भी रील देख रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा समय उस पर ही गया, मुझे अच्छा लगा, 5 सेकंड 10 सेकंड मैंने देखा, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, वो हाँ ये 10 सेकंड तक देख रहा है, इसका मतलब इसको यही दिखाया जाए, इसको यही दिखाए, इसको यही दिखाए। तो इस तरह से एआई एल्गोरिदम को अगर हमें तोड़ना है, तो अभी यहाँ पर मौजूद भारत के सभी स्टेट से बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे मौजूद है, प्रिंट मीडिया के भी होंगे,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी होंगे। तो अगर हम सभी मिलकर अगर एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत करें, जैसे हमारे क्या न्यूज़ ने एक कैंपेन की शुरुआत की है कि हम ऐसा एक क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं कि जो कंटेंट अपनी जो यूथ है, अपने जो युवा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या न्यूज़ में महाराष्ट्र में 800 प्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 300 से भी ज़्यादा पत्रकार अपने ऐप पर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा है कि हम ऐसे क्रिएटिव कंटेंट यूथ के लिए बनाएं और अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। मतलब मैं मेरे सोशल मीडिया पे करूँगा, मेरे फैमिली के सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटिव जो यूथ के लिए इंपॉर्टेंट हो वो हम शेयर करते करते फिर आखिरकार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का एल्गोरिदम टूट जाएगा और वो यही दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि हमारा कंटेंट ज़्यादा कौन सा है, यूथ को टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि अभी यूथ ये सब वो सब देख रहा है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी इस तरह के कंटेंट शेयर करें जो एल्गोरिदम कर तोड़कर इसी तरह के कंटेंट दिखाए जाए। तो हमने एक कैंपेन की शुरुआत की है। तो मैं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकारों को एक आह्वान करता हूँ, आप भी हमारे एक कैंपेन में जुड़े और इसी तरह के कंटेंट हम लोग अगर दिखाते हैं तो जल्दी अपना यूथ को एक प्रॉपर दिशा मिलेगी और हम सब एक अच्छा देश निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता संदीप भाई, आपका बहुत ही सहज रूप में आपने या मीडिया के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है और हम सभी को क्या कदम उठाना चाहिए उसके बारे में आपने बताया। क्वेश्चन आंसर रख लीजिए, तब तक वो दूसरे स्पीकर आ रहे हैं, बोलिए जो इसमें बोलिए मोहित को, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी आने वाले आ रहे हैं अभी, तो तब तक हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोल दीजिए। ये बोले हाँ, क्वेश्चन ये है क्या, लास्ट स्पीकर है तो उनका कर दीजिए। हमारी मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें तो हम सब ने सोशल मीडिया के बारे में सुनी है। उसमें हम मीडिया कर्मी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सभी ने अभी तक सुना। अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, आज के चेयरपर्सन है ब्रदर वाई बाबजी, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आपका ब्रीफ बायोडाटा, आप लॉ के अंदर में भी और जर्नलिज्म में भी अपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में बहुत सारी आपकी कैरियर रही हुई है। आप पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ में 35 सालों से जुड़े हुए हैं और उसमें सेक्रेटरी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन के रूप में भी आपने कार्य किया हुआ है और आपकी जो कैरियर है जर्नलिस्ट के रूप में आपने शुरू की थी और उसके अंदर में कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कई डिपार्टमेंट्स में आपने ओएसडी, सेक्रेटरी, पीआरओ के रूप में भी कार्य किया हुआ है। आप लॉ के भी ग्रेजुएट रहे, इसलिए हाई कोर्ट एट हैदराबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आपने कार्य किया हुआ है और कई अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं, बेस्ट पीआर मैनेजर, बेस्ट पीआर टीचर, बेस्ट पीआर लीडरशिप एक्सेट्रा। ऐसे बहुत ही सारे अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हुए हैं और आप सीनियर एकेडमिक काउंसलर रहे हुए हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में और कई यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग कर रहे हैं, अभी भी टीचिंग कर रहे हैं पीआर फील्ड में और अनेक प्रकार से आपने उसमें टीचिंग फील्ड में भी बहुत सारा प्रदान दिया हुआ है आपने और सिलेबस कमेटी में भी आप रहे हुए हैं और आपको खास करके एक अवार्ड मिला हुआ है, सीवी नरसिंहा रेड्डी बेस्ट पीआर मैनेजर अवार्ड भी आपने प्राप्त किया हुआ है।
ऐसे मेधावी व्यक्तित्व हमारे सामने हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ पर आकर के अपने वक्तृत्व को प्रेस करें। आप अभी पब्लिक रिलेशन वॉइस हैदराबाद से जो निकलता है उसके एडिटर के रूप में कार्यरत है ब्रदर वाई बापजी। Yes, respected Professor Srishti Dikshit, Professor Onkar Chand, Brother Nikunj, Dr. Mohit Gupta, BK Anita, Dr. Vaishali Kapoor, Brother Sandeep Kasalkar, and Brother BK Narendra. Beloved brothers and sisters, Om Shanti. We should thank Brother Karuna Bhai Ji, the Chief of Media Wing of Brahma Kumaris. So also Brother Shantanu Ji and Sister Saralanand, National Media Coordinators, for making this media conference happen every year. In this session, in this plenary session, our speakers talked about various dimensions of social media, both positive and negative. Let me sum up the presentations of our speakers, adding my views on society, on social media, and the elements that connect these two. Society, as we all know, is people living together, sharing the same spatial and social territory. It is an environment in which people interact to communicate with each other. Community, on the other hand, is a social group of people essentially residing in the same area with a common interest. Therefore, society is wider in concept while community is confined to a vicinity. But the citizen is central to both society and the community. Communication, we media people will agree, is one of the basic instincts of citizens on par with hunger and thirst. But in this age of information revolution, communication has become the primary instinct to carry on societal activities. Need not tell you about media and its function because they are information, education, entertainment, and influence, be it mainstream media or social media or the very social media that grew with internet. Social media is synonymous with citizen journalism because the individuals in the society create content and share them with others using social media applications and platforms like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc., etc. As of now, India has about 48 crore social media users, which is a 1/3 of the country's population. WhatsApp is over 80% and Instagram is 83%. And globally, 570 crore people use social media, which is about 64% of the global population. This is more than double the number of social media users in 2015. It was only 207 crores then. Just in 15 years, it has doubled. That is the penetration of social media into the society. And by these figures, we can imagine its influence and the growth of citizen journalism. One great use of social media is in its distribution of information, leading to the acceptance of the statement that information is knowledge and knowledge is power. Social media is impacting the lives of people of all strata, no doubt about that. If we look at the positive dimensions of social media, they are, as told by our speakers, instant connectivity,
quick access to information, exchange of knowledge, social awareness, marketing of goods, services, and ideas, building the communities, entertainment, of course, real-time interaction, self-confidence, sense of purpose, etc., etc. Coming to the negative aspects of social media, it has reduced face-to-face communication, addiction, unrealistic expectations, decreased privacy, distress, isolation, polarization of people, bullying, causing envy, information distortion, misinformation, disinformation, hamper emotional bonds, and the most unwanted negative dimension is that it can expose users to violence and vulgarity that is not age appropriate, and finally the fake news. Looking at these, we can say that social media is causing more harm than good, but its positive dimensions are surpassing the negative impact. Rules, regulations, acts, statutes are hardly enough to control social media, because enforcing the rules and regulations and controlling social media is impossible. It is the spiritually empowered human wisdom. I repeat, spiritually empowered human wisdom alone can control and make use of every facet of technology for the welfare and happiness of the people in the society at large. The very purpose of this National Media Conference is to spiritually empower the media people with the noble idea of achieving health and happiness in the society. Thank you. Jai Hind. Om Shanti. थैंक यू ब्रदर वैभव जी। अभी हमारे सामने हमारे दो और वक्ता अभी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बुकेस से, बेजिस से और अंगवस्त्र से सम्मानित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मोहित गुप्ता, ब्रदर संदीप जी, अभी हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सुपर स्पेशलाइजेशन इन द कार्डियोलॉजी फ्रॉम मौलाना आज़ाद कॉलेज और रिसेंटली working as assistant of cardiology in GB पंत हॉस्पिटल। बहुत सारे आपने अपने एकेडमिक कैरियर में 18 गोल्ड मेडल्स आपने प्राप्त किए हुए हैं और 5 मेडल्स मेडिकल कैरियर में आपने प्राप्त किए हुए हैं, और ख़ास करके आपको प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है आगरा रत्ना चीफ मिनिस्टर के द्वारा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर द्वारा आपको प्रदान किया गया है। आपने बहुत सारा प्रदान जर्नल्स और उसके रूप में भी मेडिकल फील्ड में दिया हुआ है। आपका 30 पब्लिकेशंस इन मेडिकल जर्नल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड 130 एब्स्ट्रैक्ट्स इतने पब्लिश हुए हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही योगदान रहा हुआ है, आपका इंटरेस्ट भी रहा हुआ है। आप रेगुलर राज्यों का मेडिटेशन भी करते हैं और हमारे ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के साथ में बचपन से ही जुड़े हुए हैं। आपका पूरा ही परिवार, फादर, मदर एंड सिस्टर, ये सारे ही सब इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साथ में ही जुड़े हुए हैं। आपने
500 लेक्चर्स कंडक्ट किए हुए हैं USA, UK, यूरोप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पर भी किए हुए हैं और पूरे ही इंडिया भर के अंदर में इंक्लूडिंग 30 इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस, उसके अंदर में भी कई इंडस्ट्रीज़ में भी आपके प्रेजेंटेशन रहे हुए हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपके अनुभव इस विषय पर पेश करेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। आदरणीय मंच और हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण, ओम शांति। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिल से हमारे बड़े भाई शांतनु भाई, हमारे निकुंज भाई, जिनसे हमारा स्पेशल स्नेह है, और सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। और मुझे लगता है कि मैं अबू जब भी आता हूँ तो थोड़ी सी मेरी छोटी सी विज़िट भी बहुत रिजुविनेटिंग होती है, बहुत चार्जिंग होती है मेरे लिए। कल ही रात को यहाँ आना हुआ और आज 2 प्रोग्राम से उसको करके वापस मैं जाऊँगा। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। आज सब कुछ होते हुए भी हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी प्रिडोमिनेंटली हमारी लाइफ को गवर्न कर रही है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो जीवन में सुकून, वो शांति, वो प्यार, वो आनंद की अनुभूति कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से चली जाती है। और ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जीवन हमारे संकल्पों का ही खेल है, हमारा जीवन कंप्लीटली हमारे थॉट्स का ही खेल है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है, और वो कहानी एक राजा की है। दोस्तों, वो राजा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इकट्ठी करता था, और एक बारी उसके मन में आया कि मैंने इतनी सुंदर सुंदर सामान इकट्ठा किया है, क्यों नहीं मैं इसके लिए एक बढ़िया सी अलमारी बनाऊं। ये जापानीज स्टोरी है और रियल स्टोरी है। उसने कहा, गुस्से वाला था बहुत, अगर नहीं पसंद आती तो लोगों को सज़ा दे देता था। उसने कहा, मेरे पूरे इस शहर के, मेरे इस पूरे साम्राज्य के बेस्ट आर्टिस्ट को बुलाया जाए, बेस्ट शिल्पकारों को बुलाया जाए जो मेरे लिए एक अलमारी बना कर देंगे। अलग अलग लोग आए, राजकीय लोग भी आए, उसको अलग अलग प्रकार की अलमारियां बनाकर दिखाते तस्में वो अपनी चीज़ों को सजा सके, लेकिन उसको पसंद नहीं आती और उनको वो कारागार में डाल देता। लोग परेशान थे, डर गए कि भैया अब क्या करेंगे, कैसे होगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि एक साधु है जो ये कार्य कर सकता है। साधु को बुलाया गया और उसे कहा कि आपको ये बनानी है एक सुंदर सी हमारे लिए एक अलमारी। उसने कहा, मैं करूँगा महाराज, लेकिन मुझे 5 दिन का समय चाहिए, 5 दिन बाद आरंभ करूँगा। लोगों को लगा कि अब तो राजा इस पर भी गुस्सा होगा, लेकिन राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, मैं 5 दिन इंतजार करूंगा। लेकिन उसने अपने जासूसों को छोड़ दिया उस साधु के पीछे कि देखो ये 5 दिन क्या करता है। जासूस रोज आता, सवेरे जाता और शाम को आता और महाराज को बोलता कि महाराज वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो सवेरे उठता है, शांति में बैठ जाता है, शांति से रात शाम को उठता है और फिर अपना कार्य खा के सो जाता है, अपना भोजन खा के। राजा का गुस्सा और बढ़ता गया। 5वां दिन जब हो गया, वो साधु वहाँ पर उपस्थित हुआ और उसने कहा कि महाराज मैं तैयार हूँ। राजा ने कहा कि तुम्हें जो सामान चाहिए आप ले लो, लेकिन ये अलमारी आपको 1 महीने में बना के देनी होगी। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा, और मुझे ये सामान चाहिए। कुमकुम आर्ट जो उस समय फेमस था, जिसमें बिना हथौड़े के अलमारी बनाई जाती है, बिना कीलों के बनाई जाती है, खांचे बनाकर उसमें अटकाया जाता है, उस प्रकार की अलमारी बनानी थी। उस साधु ने मात्र 7 दिन के अंदर अद्भुत अलमारी तैयार कर दी। वो इतनी सुंदर कि राजा क्या, प्रजा क्या, राज्य क्या, सब लोगों को बहुत पसंद आई। राजा का क्रोध गायब हो गया।
जब 8वें दिन उसने उसको बुलाया, उसको गले लगाया, उसने कहा अद्भुत आपने अलमारी बनाई है, लेकिन मुझे ये बताइए ये आधे 1 महीने की जगह 7 दिन में आपने बना दी। एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है, वो 5 दिन आप कर क्या रहे थे? 5 दिन तो आप शांति में थे, मैंने अपने गुप्तचर को आपके पास भेजा था कि आप ये करें। तो साधु बोलने लगा कि महाराज वो 5 ही दिन मैंने सारा काम किया। उसने कहा क्या काम किया? उसने कहा महाराज सुनिए, पहले दिन जब मैं बैठा तो पहले दिन मैंने अपने अंदर के कमज़ोर विचारों को समाप्त कर दिया कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सवेरे से शाम तक मैंने अपने विचारों पर विजय प्राप्त करी, अपने मन पर विजय प्राप्त करी कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, और पहले दिन मैं अपने विचारों को संयम में लेकर आ पाया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा महाराज आपने दूसरे दिन क्या किया? उसने कहा दूसरे दिन मैंने अपने अंदर के डर को समाप्त किया। वो डर ये था कि अगर मुझसे ये अलमारी ठीक नहीं बनी तो महाराज मुझे सजा देंगे, तब क्या होगा? इसलिए उस डर को मैंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। महाराज बहुत खुश हुए। उसने कहा गुरुदेव आपने तीसरे दिन क्या किया? उसने कहा तीसरे दिन अपने अंदर सम्मान की इच्छा की प्राप्ति, अपने अंदर ये इच्छा कि अगर मेरा कार्य अच्छा होता है तो लोग मेरे को प्रेज करेंगे, मेरे को एक्नॉलेज करेंगे। इस इच्छा को मैंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त करी क्योंकि ये मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल थी मेरा अच्छा कार्य करने में। राजा बहुत खुश हुआ, उसे गले लगा रही और कहा गुरुदेव आपने चौथे दिन क्या किया? तो वो हंसने लगा। उसने कहा चौथे दिन महाराज मैंने अपने अभिमान को नष्ट कर दिया, उसके ऊपर विजय प्राप्त करी। अपने संकल्पों को कंट्रोल करते हुए, संयम को कंट्रोल करते हुए, अपने अहम, अपने ईगो, अपने उस फीलिंग को कंप्लीट रूप से विजय प्राप्त कर ली, अहम के ऊपर विजय प्राप्त करी। इसलिए मैं संपूर्ण रूप से तैयार हो गया। राजा भाव विभोर था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा गुरुदेव आपने 5वें दिन क्या किया? उसने कहा महाराज 5वें दिन मेरा मेन कार्य था। मैंने 5वें दिन आकर अपने मन के अंदर वो ब्लूप्रिंट बनाया कि मैं किस प्रकार आपकी अलमारी बनाऊंगा, और मैंने अपने विचारों को आपके ब्रेन के अंदर डाल दिया कि मेरी बनाई हुई चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और उसके बाद मैं आपके पास उपस्थित हुआ, और उपस्थित होकर मात्र 7 दिन के अंदर मैंने अद्भुत रचना आपके सामने रख दी। राजा ने उसको गले लगा लिया। राजा ने कहा कि अद्भुत है। उसने कहा महाराज हमारा जीवन हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। हम जिस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहते हैं वो केवल और केवल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है, और हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों आज जहां ये टेक्नोलॉजी आज हम लोगों ने डिज़ाइन की है अपनी सोच के द्वारा, जहाँ बड़े बड़े मोबाइल होते थे, जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, उनकी बैटरी लाइफ 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन होती थी। वो मोबाइल तो आज छोटे होते चले जा रहे हैं, उनका स्क्रीन बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन दोस्तों उनकी बैटरी लाइफ भी कम होती चली जा रही है। उसी प्रकार आज ह्यूमन बीइंग्स की भी बैटरी लाइफ की हालत है दोस्तों। उसी प्रकार आज अगर मुझे आप लोगों को परेशान करना हो तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मात्र केवल 20 मिनट 15 मिनट आप लोगों से आपका मोबाइल लेना है, और मोबाइल लेकर थोड़ी सी हलचल ऑटोमेटिकली सबके अंदर आरंभ हो जाएगी। तो सबसे पहली बात हमको ये पूछनी है कि क्या मैं मास्टर हूं या मेरा मोबाइल या मेरी टेक्नोलॉजी मेरी मास्टर है? एक एक व्यक्ति यहां पर दोस्तों अपने आप से पूछ कर देखिए, आपका जीवन एक खुले पृष्ठ की तरह आपके सामने दोस्तों आता चला जाएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुंदर और सहज बनाने के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज सब कुछ चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप सुन पा रहे हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोस्तों। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने ही हमको एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है दोस्तों। आज देखिए इसका असर किस प्रकार से हमारे ब्रेन, हमारे संबंधों, हमारे स्वास्थ्य, हमारे समाज पर गहन रूप से दोस्तों हो रहा है। दोस्तों यदि हम देखें आज अगर ब्रेन के रूप से देखें दोस्तों, तो आज मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे अपने हॉस्पिटल और जो साइंस ने कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि वो लोग जो कि चरस और गांजा के एडिक्ट थे, उन लोगों का ब्रेन स्कैन, एमआरआई स्कैन दोस्तों किया गया, और उन लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया जो कि मोबाइल एडिक्ट थे दोस्तों। और जब 1 साल बाद उन दोनों के ब्रेन स्कैन्स को कंपेयर किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए गए। ये साइंटिफिक स्टडी है। सोचिए दोस्तों,
ये एडिक्शन की साइकिल जो है ये हमारे जीवन के अंदर मोर एंड मोर प्लेजर को क्रिएट करती है। एक कार्य करने से जब हमको खुशी होती है, सोशल मीडिया पर जाने से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर जाने से हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम और पोस्ट करते हैं, लोग उसको और एक्नॉलेज करते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं, हमारा एप्रिसिएशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। इस प्रकार हम लोग उस टेक्नोलॉजी के गुलाम होते चले जाते हैं और ब्रेन हमारा वीक होता चला जाता है। और दोस्तों, इस ब्रेन को जानते हैं क्या कहा जाता है? इस ब्रेन को कहा जाता है पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन जो एक कार्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर जंप करता चला जाता है। और आज दुनिया में सबसे कम अटेंशन स्पैन, यानी किसी कार्य पर फोकस करने की जो क्षमता है, वो स्टारफिश का माना जाता है, जो कि मात्र 9 सेकंड वो फोकस कर सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी ह्यूमन बींग्स, हमारी ह्यूमन रेस ने उस स्टारफिश को भी डिफीट कर दिया है। और आज टेक्नोलॉजी के कारण हमारा अटेंशन स्पैन मात्र 7 सेकंड दोस्तों रह गया है। इमेजिन करिए। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए थी, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन, हमारे लाइफ, हमारे स्पैन पर कितनी पावरफुल तरीके से असर कर रही है दोस्तों। और ऐसा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन है, ऐसा ब्रेन परेशान ब्रेन है, ऐसा ब्रेन इधर से उधर जंप करता रहता है दोस्तों, वो सहज और संयमता के अंदर नहीं आ पाता है दोस्तों। इसकी डिटेल और है, लेकिन ब्रेन के ऊपर पावरफुल इफेक्ट आज होता है। संबंधों को देखिए दोस्तों, आज संबंधों में एक ही घर के अंदर हमने अनेकों घर बना दिए हैं दोस्तों। इन रिलेशंस को कहा जाता है ई रिलेशंस और दोस्तों ई कनेक्शंस, जिसमें आज क्लियर कट दिखाया गया है कि एक घर में, एक ही घर के अंदर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन किसके द्वारा कनेक्टेड है? मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा। माता पिता एक कमरे में बैठे हुए हैं, बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं और मैसेज कर रहे हैं, मम्मी हाउ आर यू, और मम्मी दूसरे कमरे से लिख रही हैं, बेटा हम बहुत बढ़िया हैं, खाना क्या बना है, वो रिप्लाई करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और फिर भी एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है। और मैं भी कहता हूँ भाई, घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, जितना हम दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों। यही आज हमारे जीवन का आधार बन चुका है। मुझे याद है जब मैं बचपन में 1970s में घर आता था, अपने बैग को छोड़ता था, क्रिकेट खेलने निकल जाता था, मदर खाना बना रही होती थी दोस्तों, 4-4, 5-5 घंटे बाहर रहता था, कोई चिंता भी नहीं करता था। वापस आता था, वो कहती थी बेटा नहा कर आ जाओ, खाना खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक एक मिनट पे हम एक दूसरे को कंटैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अंदर से वो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, सेंस हमारे अंदर एक डर का, एक फियर का आ चुका है। आज संबंध भी दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं। इसको भी दोस्तों हमें केयर करने की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं दोस्तों आपको आगे भी बताऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देखें, ई डिजीजेस, नई प्रकार की बीमारियां, जिनको ई डिजीजेस आज साइंस और हार्ट में कहा जाता है, आज ये क्लियरली प्रूव हो चुका है। नेक की डिजीजेस, पोस्चर डिजीजेस, ब्रेन डिजीजेस, हार्ट अटैक, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, रेडिएशन के नुकसान, हमारे स्लीप साइकिल के ऊपर असर डालना, ये कितना नुकसान टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर कर रही है। और कारण इसका केवल एक है दोस्तों, वो है संयम और बैलेंस का हमारे जीवन में ना होना, और कुछ भी नहीं। केवल संयम और बैलेंस का ना होना, टेक्नोलॉजी के ऊपर अत्यधिक होना। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर, मुझे याद है 2018 का वो दिन दोस्तों, और केवल 10 मिनट का समय है, लेकिन इसको सुनना बहुत आवश्यक है दोस्तों। मैं रात को ऑपरेट करके जब घर जाने ही वाला था, तो करीब 9:45 बजे एक मात्र 22 साल का लड़का मेरे सामने मैसिव हार्ट अटैक के साथ लाया गया दोस्तों। मुझे कहा इसको ऑपरेट करना है, मैंने कहा कुछ बचा नहीं है, ईसीजी फ्लैट लाइन, ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल। मैंने कहा क्या करूँगा? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसको ऑपरेट करके, रिससिटेट करके, उसकी तीनों आर्टरीज को क्लीन किया। 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर उसका रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट डे मैं गया, उम्मीद नहीं थी वो बचेगा, लेकिन वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे एक दिन पहले कुछ हुआ ही ना हो, उसकी लाइफ बिल्कुल बच गई थी। लोग खुश थे, मैं भी खुश था, लेकिन दोस्तों मन में बहुत परेशानी थी। और मन में यह था यार 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हो गया? मैंने कहा पूछना चाहिए। एडवांस था, बिजनेसमैन था, वाइफ जो थी वो मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी। मैंने कहा मुझे बात करनी है। उसके पेरेंट्स ने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? कहते हैं दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स, इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन्होंने डाइवोर्स पेपर्स के लिए फाइल कर दिया, 1 महीने बाद सेपरेट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसकी वाइफ को फ़ोन करिए और बुलाइए, कहिए डॉक्टर गुप्ता ने बुलाया है। उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, वो आई और मैंने दोनों को कमरे में बिठाया और सुनिए उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं,
टेक्नोलॉजी, हाईटेक घर, मर्सिडीज चलाता हूं, 4 बेडरूम प्लस अपार्टमेंट है, सब कुछ हमारे पास है। A to Z जो चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारे पास इतना भी समय नहीं मिला कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, भावनाओं से कनेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को हम लोग समझें। हम लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए और हमारे 2 साल निकल गए और हमें लगता है अब एक दूसरे से सेपरेट होना है। मैंने कहा परफेक्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे कहने से 2 काम करोगे, केवल 1 महीने के लिए 2 काम। उन्होंने कहा करेंगे। मैंने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, मैंने कहा केवल 1 दिन के लिए, रोज रात को 1 महीने के लिए आधा घंटा साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करो। मोबाइल फोन बंद, टेलीविजन बंद, इंटरनेट बंद, बच्ची को बिठाओ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर साथ बैठ के खाना खाओ, इंजॉय करो, लड़ो, एनालाइज करो, समझो, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठो 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस लेडी को बोली कि देख तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन ओपीडी में एक शर्त पर देखूंगा, जब तू इसको हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आएगी। वो हंसने लगी कुछ और, मैंने कहा नहीं यही काम कर दे, इतना ही बहुत है। उनको छुट्टी की। दोस्तों वो दोनों आने लगे। 1 हफ्ता बीता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 महीने 4 साल में बदल गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई और दोस्तों वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों तब हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और हमने देखा दोस्तों कि यथार्थ रिलेशन हमारे जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी और हाई टेक से नहीं बना। दोस्तों हाई टेक तो पूरी दुनिया है, लेकिन आज जीवन के अंदर हाई टच, हाई कंपैशन और करुणा की आवश्यकता है। दोस्तों जहां करुणा है, जहां संवेदना है, जहां कंपैशन है, वहां एक दूसरे के साथ कनेक्ट आता है, वहां एक दूसरे के साथ भावनाएं जुड़ती हैं, मन जुड़ते हैं, जीवन जुड़ता है। दोस्तों ये है जीवन में टेक्नोलॉजी का बैलेंस करना। और दोस्तों हमारे परिवार में मेरे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं 80+, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं 80+, मैं खुद हूँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, पार्लियामेंट सब कार्य करता हूँ। मेरी छोटी बहन है, लेकिन घर आता हूँ तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट की तरह नहीं आता। पिछले 50 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, अनटिल मैं दिल्ली के बाहर हूं, कि हम लोग साथ बैठकर भोजन ना खाएं। दोस्तों रोज रात को बैठकर टेलीविजन ऑफ, कोई मोबाइल फोन नहीं, हम भोजन खाते हैं। केवल सिंपल बातें। दोस्तों साथ बैठिए, परिवारों को जोड़िए। दोस्तों टेक्नोलॉजी परिवारों को तोड़ती नहीं, वो जोड़ती है। ये इनर टेक्नोलॉजी को जब हम जागृत करेंगे तो हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा समाज दोस्तों सुंदर बनता चला जाएगा। इस चीज की आजकल आवश्यकता है। दोस्तों हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें हमने दिखाया कि इन यंग बच्चों के अंदर सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए, वैभव होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, टेक्नोलॉजी होते हुए भी, इनकी जेनेटिक लेंथ इतनी कम थी कि इनकी बीमारियां बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब आज अपने हॉस्पिटल में हम लोग ऐसे ही मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इनके तनाव, इनके डिप्रेशन, इनके स्ट्रेस, इनकी सब चीज़ों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इनकी जीन्स को रिवर्स कर रहे हैं, इनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं और दोस्तों इनकी लाइफ के अंदर खुशहाली लाते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना दोस्तों, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि इनसे हमें सुंदर रूप से कनेक्ट कैसे दोस्तों होना है। ये हमारे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पे हमारा जीवन डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीवन के अंदर एक बूस्टिंग, एक पॉजिटिव फोर्स हमारे जीवन के अंदर दोस्तों होना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमको सब कुछ दिया, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन हमको मार्गदर्शन भी दिया कि इसको किस प्रकार से जीवन में संयम से हमको दोस्तों यूज करना है। यहां पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संयम और आध्यात्मिकता, मेडिटेशन का दोस्तों रोल आता है। मेडिटेशन कुछ और नहीं, मेडिटेशन केवल विचारों के अंदर संयम, विचारों के अंदर प्योरिटी, विचारों के अंदर पॉजिटिविटी लाने का एक सुंदर नियम है दोस्तों, एक सुंदर शक्ति है दोस्तों। दोस्तों आज सब कुछ होते हुए भी मैं आपको दूसरा संदेश जो जरूर देना चाहूंगा कि अपने मन को रोज चेक करिए। आज दोस्तों एक बहुत सुंदर बात मेरे मन में आती है कि कहीं ना कहीं आज हमने अपने मन को मन नहीं, मन को कूड़ेदान बनाकर रख लिया है। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही, इनकी वजह से ही हमारे संबंधों के अंदर नेगेटिविटी आना, दुनिया में सब कुछ बुरा देखना, फॉरवर्डेड मैसेजेस को देखना। दोस्तों पूरे दिन हम लोग लगे रहते हैं और दोस्तों मन के अंदर नेगेटिव विचारों को डालना, संबंधों के लिए नेगेटिव विचारों को लाना। आज हमारा मन मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है और ऐसा मन जो है दोस्तों दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है, विचारों के अंदर नेगेटिव शक्ति आती जाती है। एक दिन एक व्यक्ति नेगेटिव विचार, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मन में, तीसरा दिन तीसरा व्यक्ति दोस्तों, और एक साल में 365 लोग, 10 साल 3650 लोग, और एक दिन में 10 लोगों से ज्यादा मिलते हैं, 36,000 लोग। दोस्तों आज मन एक कूड़ेदान बन चुका है। आज मैं इस मन से आपको बोलना चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं
तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे सभी लोग? बताइए हाँ या नहीं। सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइए, अगर करेंगे तो इनका वीडियो निकालिए ताकि बाद में मना ना करें, है ना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ब्रह्मा कुमारीज में सारी एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है। और दोस्तों एक्सरसाइज केवल एक करनी है कि अगले 3 दिन जब आप यहां से जाएंगे तो रोज अपने घर में जाके जब अपने घर की सफाई, बेडरूम की सफाई, अपने किचन की सफाई, आप सब कुछ सफाई करेंगे, सारे कूड़े को इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखना है। तैयार सभी लोग? करेंगे या नहीं करेंगे? कूड़े को इकट्ठा करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बदबू देगा, नुकसान देगा। तो दोस्तों घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? जोर से बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज होती है तो मन की सफाई हम रोज क्यों नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से। इस मन के अंदर नेगेटिव भावनाओं को रखना, टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने मन को कूड़ेदान बना के रखना। दोस्तों मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, ये 8 भावनाएं हमारे मन को बिल्कुल जकोड़ कर रखती हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, चाहे आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाएं, 8-8 घंटे योग लगाएं, उपदेश दें, मंदिरों, नदियों में डुबकियां लगाएं दोस्तों, लेकिन जिस हृदय के अंदर ईर्ष्या है और जिस मन के अंदर क्रोध है दोस्तों, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरे को खुशी दे सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता है अपने मन की सफाई करना। इसको सकारात्मक उपयोग करिए दोस्तों, अपने मन को रोज साफ करिए। कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। जिंदगी को हल्का बनाइए, इजी बनाइए और कंफर्टेबल बनाइए दोस्तों। यह है आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। दोस्तों हमें नहीं मालूम कि हम कभी दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के इस दिन को दोस्तों सदा अपने जीवन में ध्यान रखना। यह आज परमात्मा ने आपको मौका दिया है दोस्तों। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है, उसमें कोई भी दो राय नहीं, लेकिन योग और मेडिटेशन के द्वारा जीवन में संयम और बैलेंस लाना दोस्तों, वो योग की पराकाष्ठा है। परमात्मिक शक्ति जब हमारे जीवन में सारथी बनकर चलाती है, अक्सर हम भगवान को दोस्तों स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं, स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। जब गाड़ी पंक्चर हुई तो भगवान का नाम लेंगे कि तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। लेकिन योग और मेडिटेशन सिखाता है कि भगवान को स्पेयर व्हील की तरह नहीं, भगवान को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। और जब स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर, सशक्त और पावरफुल चलता है। ये है आध्यात्मिकता की शक्ति, ये है योग की शक्ति दोस्तों। तो दोस्तों मैं केवल आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि स्वयं के मन में, संबंधों के अंदर, जीवन के अंदर संयम लेकर आइए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, लेकिन डोपामीन फ्री इंटरवल्स को रखिए दोस्तों। इस पे कभी डिटेल में और बात करेंगे, किस प्रकार से इसको यूज करते हुए मुझे कुछ समय अपने लिए भी निकालना है। रात को सोने से पहले 20 मिनट अपने मन को शक्तिशाली सम्मान देते हुए चार्ज करिए, शुक्राना एक्सप्रेस करिए, अपने अगले दिन के लिए विचार एक्सप्रेस करिए जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी ना रहे। दिनचर्या का मॉर्निंग में भी आरंभ योग की पराकाष्ठा, योग की शक्ति के द्वारा करिए दोस्तों। ये है हमारा यथार्थ योगी जीवन दोस्तों। फिर पूरे दिन आप यूज करिए, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन दोस्तों पॉजिटिव चीजों की तरह करिए, नेगेटिव चीजों को कभी भी फॉरवर्ड मत करिए दोस्तों। अगर आज हमने अपने संकल्पों के द्वारा, योग के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा अपने संकल्पों को परिवर्तित किया तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएगा दोस्तों। नेगेटिविटी तो सभी तरफ है। एक बारी एक सूरज ने कहा कि अब मैं चमकना नहीं चाहता, कौन मेरा रोल लेगा? तो एक छोटे से दिए ने बोला कि मैं तुम्हारा रोल लूंगा। तो सूरज ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम इस कमरे से अंधकार को मिटा सकते हो? कितने दिए जलाओगे? उसने कहा कमरे से अंधकार मिटाने के लिए केवल एक दिया जलाने की आवश्यकता है और वो दिया बनने के लिए मैं तैयार हूं। तो दोस्तों वही मैं चाहता हूं कि आप भी वो दिया बने, अपने जीवन के अंदर वो संकल्पों का दिया जलाएं जिसके द्वारा श्रेष्ठ शक्ति जागृत हो और योग और मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में संयम लेकर आए। इन लाइनों से अपने बात को विराम दूंगा दोस्तों, और इस संदेश को जरूर लेकर जाइएगा कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर व्यक्ति को खुशियां दीजिए। आपका चरित्र, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों कपड़ों से इत्र की खुशबू आए वो आम बात है, लेकिन आपकी शख्सियत, आपकी किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए वो परमात्मिक प्रेम और परमात्मिक शांति और प्यार में समा जाए, उसको वो अनुभूति हो कि व्यक्ति एक अलग प्रकार से ये परमात्मिक ज्ञान देते हुए उसके सागर के अंदर हमको समा लेता है। दोस्तों ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी हमारी होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति।
आप अभी योग कराने के बाद मोमेंटो देंगे या पहले? जैसे भी आपको मोमेंटो नहीं देते। बहुत ही सुंदर सा वक्तव्य हमारे समक्ष पेश किया। आप बहुत ही अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर हो, बहुत ही लोगों को मोटिवेट किया हुआ है आपके जीवन के अंदर में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया हुआ है आपके जो भी पेशेंट्स है उनके जीवन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम फिर से करतल ध्वनि से आपका अभिवादन करेंगे। अभी आपको कहीं और जाना है प्रोग्राम के लिए, इसलिए सर्वप्रथम उनका दिल्ली वापस जाना। अच्छा, आप अभी दिल्ली जा रहे हैं तो अभी हम उनको मोमेंटो दे करके उनको सम्मान करेंगे। साल से सम्मानित कर रहे हैं। मोमेंटो दे करके भी सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हमारे यहाँ के स्टार स्पीकर हैं। बहुत ही अच्छा सा आपका वक्तव्य रहा, बहुत ही मोटिवेट किया है हम सभी को। फिर से आपका धन्यवाद है। और अभी अन्य सभी को भी हम सम्मानित करेंगे। वैशाली कपूर, डॉक्टर वैशाली कपूर को सम्मानित कर रहे हैं। अनीता बहन जी को, निकुंज भाई हमारे चेयरपर्सन मिस्टर वाई बाब जी को सम्मानित कर रहे हैं। मिस्टर खत्सलकर, आपका भी सम्मान हो रहा है। अनीता बहन जी और शांतनु भाई जी सम्मान कर रहे हैं सभी का। प्रोफेसर सृष्टि दीक्षित जी, मैं मंत्र दे करके शॉल दे करके प्रोफेसर ओंकार चंद, हम सभी थोड़ा सा समय और बैठेंगे 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में। अच्छा,
भाई नरेंद्र जी को भी हम सम्मानित करेंगे। वो हमारे इंजीनियर भी हैं हमारे संस्था के, और बहुत सारे सब जोनल कोऑर्डिनेटर भी मीडिया विंग के हैं, और बड़ोदरा अलकापुरी सब जोन के भी मुख्य भाई भी हैं, तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। और अभी आप सब 5 मिनट के गैप है, हम थोड़ा सा हॉल को बैनर आदि चेंज करते हैं। आप लोग कॉफ़ी, चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, कहवा जो भी आपको है